हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है गिब्स थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। यहाँ से सीएसआई या नेट गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं विच आर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो इसका फॉर्मूला है टाउ टू इज इक्वल्स टू माइनस C2 अपॉन RT करली गामा अपॉन करली C2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेसिकली इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इस फॉर्मूले में बहुत सारी टर्म्स का यूज हो रहा है, जैसे टाउ टू विच इज सरफेस एक्सेस पर यूनिट एरिया एंड दिस इज गामा विच इज सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं जिसकी ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी जब हम इसको प्रॉपर डेरिवेशन के साथ देखेंगे। तो हम इसके डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी द डेरिवेशन। सपोज हमारे पास कोई सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हम मान के चलते हैं हमारा सोल्यूट सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड स्टेट में है, राइट। अब हम यहाँ पे एक assumption और लेके चलते हैं कि सरफेस टेंशन जो है सोल्यूट की हम मान के चलते हैं कि सॉल्वेंट से कम है। तो सोल्यूट की सरफेस टेंशन अगर सॉल्वेंट से कम है तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होंगे वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे एज कंपेयर टू द बल्क टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं बेसिकली सरफेस टेंशन क्या होती है। सरफेस टेंशन का मतलब होता है, इसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती है सरफेस फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया, दिस इज बेसिकली सरफेस टेंशन। और अगर हमारे पास हम यहाँ पे एड्सॉर्प्शन की बात करें, और एड्सॉर्प्शन का मतलब यही होता है कि सोल्यूट के पार्टिकल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सरफेस पे डिफरेंट हो फ्रॉम दैट ऑफ द बल्क, राइट। सो दिस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। सो ये हमारे इस assumption से होता है कि जो सोल्यूट की सरफेस टेंशन अगर कम होगी तो वो सरफेस पे ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, यानी कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होगी, राइट। अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन के जो कि हमारे पास आता है गिब्स थ्योरी से। अब हम इस एक्सप्रेशन की डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमने अभी तक के assumptions ली हैं। नाउ अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, ये इक्वल होती है हमारे पास N1 μ1 प्लस N2 μ2, राइट। जहां पे हम थ्रू आउट द डेरिवेशन 1 को सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे और 2 नोटेशन को हम यूज करेंगे फॉर सोल्यूट। सो यहाँ पे हमारे पास N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 number of moles of solute, mu1 is chemical potential of solvent and mu2 is chemical potential of solute। अब हम mu की बात करते हैं। mu जो होता है chemical potential means partial molar free energy, partial molar free energy जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Nj where J is not equal to I, means partial molar free energy means differential form of differential of G with respect to composition of ith component where all other factors are constant, right, except that component। बाकी सारे जो components हैं उनकी composition constant है। तो ये हमारे पास होता है chemical potential, इसका ये expression है। अब हम क्योंकि adsorption की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इस expression में एक additional term add हो जाएगी which is gamma sigma। So this is N1 μ1 plus N2 μ2 plus gamma sigma, where sigma is obviously gamma is surface tension means surface energy per unit area, and what is gamma, gamma is area, राइट। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमारे पास हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव करना है, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो इसके लिए हम निकालेंगे dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मींस इसका डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे इस इक्वेशन से। दूसरा हम एक और इक्वेशन यूज करेंगे, फैक्ट यूज करेंगे कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2 एंड सिग्मा का। यहां से हम dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर निकालेंगे। इन दो टर्म्स को हम, इन दो इक्वेशंस को, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और वहां से हमसे ये एक्सप्रेशन हम यहाँ से डिराइव करेंगे, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने एक इस एक्सप्रेशन का यूज करना है, एक इस फैक्ट का यूज करना है। तो हम एक एक करके इसको यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास G है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज इक्वल्स टू N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस गामा सिग्मा,
राइट हम यहाँ से निकालते हैं अपना dg विच इज ऑब्वियसली कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म विल बी एज इट इज सेकंड वाले के डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट वाले के डिफरेंशिएशन। इस तरह से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास 6 टर्म्स आ जाएंगे लाइक दिस, प्लस गामा डी सिग्मा प्लस सिग्मा डी गामा। राइट तो यहाँ से हमारे पास ये 6 टर्म्स आ गई। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जहां पे हमने यूज करना है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होते हैं वो फंक्शन होता है टेम्परेचर प्रेशर n1 n2 n सिग्मा का। तो यहाँ से हमने निकालना है dg। तो dg सबसे पहले dg की बात करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू करली g अपॉन करली t एट कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे विच इज प्रेशर n1 n2 n सिग्मा dt। इस तरह से हमने सारी टर्म्स की बात करनी है, दैट dg विद रिस्पेक्ट टू करली g अपॉन करली p, बाकी सारे टर्म्स को कांस्टेंट रखना है dp प्लस करली g अपॉन करली n1 और कांस्टेंट क्या रहेगा? ये सारी टर्म्स रहेंगी कांस्टेंट dn1 प्लस करली g अपॉन करली n2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n1 n सिग्मा dn2 प्लस हमारी लास्ट टर्म आएगी करली g अपॉन करली सिग्मा एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n1 n n2। यहाँ तक हमने टाइम्स डी सिग्मा, यहाँ तक हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप होगा इन सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखना, इन सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई करना। तो ये वाली टर्म अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट μ1, राइट जब मैंने यहाँ पे μ1 की डेफिनेशन बताई थी, सो μ1 विल बी इक्वल टू करली g अपॉन करली n1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर n2 एंड अदर फैक्टर्स लाइक सिग्मा। सो यहाँ से मेरे पास μ1 आ गया, और ये वाली टर्म को अगर हम ध्यान से देखें सो दिस विल बी इक्वल टू μ2, राइट। और अगर हम इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखें सो दिस टर्म इज नथिंग बट surface tension. Surface tension is partial differentiation of g with respect to sigma is, because surface tension क्या होता है? surface tension होता है surface energy per unit area and sigma is per unit area and g is energy. So this is a term of surface tension. अब इन दो टर्म्स के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे यूज करते हैं, हमें पता है कि जो dg होता है वो होता है vdp माइनस sdt। ये हमें कहाँ से पता है? ये हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता है, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम g को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p और फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से आएगा माइनस s, राइट। और कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है dp जो होगा वो 0 होगा। अगर हम यहाँ से बात करते हैं g का विद रिस्पेक्ट टू p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी v, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर में ये वाली टर्म 0 होगी। तो हमें इस टर्म का भी पता चल गया कि ये वाली टर्म कौन सी है, दिस इज माइनस s। इस टर्म का भी पता चल गया ये टर्म कौन सी है, दिस इज v। अब हमें सारी टर्म्स का पता चल गया, तो हम इन dg को क्या लिख सकते हैं? दिस dg इज इक्वल्स टू, दिस इज माइनस s dt प्लस v dp, माइनस s dt प्लस v dp प्लस μ1 dn1 μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास आएगी गामा डी सिग्मा, गामा डी सिग्मा, राइट। अब हमें निकालना क्या है? हमें dg निकालना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट प्रेशर पे दोनों टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, और हमारे पास बचेगा क्या? μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस गामा डी सिग्मा, राइट। इस टर्म को हम नाम देंगे सेकेंड इक्वेशन का। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है विच इज dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम राइट साइड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अब मैं यहाँ पे राइट साइड को कंपेयर कर रही हूँ। सबसे पहले इस इक्वेशन के राइट साइड को लिख रही हूँ, μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस गामा डी सिग्मा। तो ये किसके इक्वल होगी? ये इसके राइट हैंड साइड के इक्वल होगी विच इज n1 dμ1 प्लस n2 dμ2 प्लस μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस गामा डी सिग्मा प्लस सिग्मा डी गामा। अब यहाँ से जो टर्म्स कटती हैं वो काट देनी है, μ1 dn1 μ2 dn2 और गामा डी सिग्मा। और हमारे पास बचेगा क्या? वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विच इज n1 dμ1 प्लस n2 dμ2 प्लस सिग्मा डी गामा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बच गया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ना, ये इक्वेशन हमारे पास आई है सरफेस की।
सरफेस की, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस यूज की थी कि हमारे पास जो है सरफेस टेंशन सोल्यूट का कम है, सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो हमारे पास बल्क पे सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा आ गए हैं। अब मैं बात करती हूँ बल्क की। बल्क की बात करूँ तो बल्क के लिए इक्वेशन होगी n1 नॉट dμ1 प्लस n2 नॉट dμ2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आती है बल्क की, राइट। अब मैं इस इक्वेशन से क्या करूंगी, इसको हम ध्यान से देखना पड़ेगा कि इस इक्वेशन से मैं dμ1 की वैल्यू निकालूंगी फ्रॉम दिस इक्वेशन, और इस dμ1 की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगी, राइट। तो यहाँ से मेरे पास डिजायर्ड अपना रिजल्ट आ जाएगा, जो मैंने सबसे पहले लिखा था ये वाला। तो हम अब हम ऐसे करते हैं कि dμ1 की वैल्यू निकालते हैं। सो dμ1 क्या आएगा यहाँ से, माइनस n2 नॉट अपॉन n1 नॉट dμ2, राइट। सो दिस इज dμ1। अब इस dμ1 की वैल्यू को मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है, विच इज n1 dμ1 प्लस n2 dμ2 प्लस सिग्मा डी गामा। सिग्मा डी गामा इज इक्वल्स टू 0। इसमें dμ1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, विच इज माइनस n2 नॉट अपॉन n1 नॉट dμ2 प्लस n2 dμ2 विच विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा डी गामा, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। सो दिस इज n2 माइनस n2 नॉट अपॉन n1 नॉट टाइम्स n1, इसके बाहर हमारे पास आएगा dμ2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा डी गामा। अब मैं इस dμ2 को इधर लेके जाऊंगा, सिग्मा वाली टर्म को इधर लेके आऊंगी, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा n2 माइनस n2 नॉट अपॉन n1 नॉट टाइम्स n1, अपॉन में आएगा सिग्मा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस डी गामा अपॉन dμ2, राइट। तो ये हमारे पास बनती है इक्वेशन, इसको मैं हाईलाइट कर दिया, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन के हर एक टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो दिस n2 इज सोल्यूट, राइट। 2 मीन सोल्यूट, और सोल्यूट कहाँ पे, दिस इज सरफेस प्लस बल्क, मींस टोटल जो भी सोल्यूट था हमने उसको n2 से दिखाया था। और ये जो n2 नॉट है ये हमारे पास सोल्यूट है कहाँ पे, ये हमारे पास सोल्यूट है बल्क में। अब हमने क्या कहा कि ये जो ऊपर वाली टर्म है, न्यूमरेटर वाली टर्म है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरी न्यूमरेटर वाली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास एक्सेस सोल्यूट को, राइट। और इसे हम क्या कह सकते हैं, सरफेस एक्सेस ऑफ सोल्यूट, सरफेस एक्सेस, बिकॉज दिस इज सरफेस प्लस बल्क और ये है बल्क। सरफेस प्लस बल्क में से हमने बल्क वाले को माइनस कर दिया, तो सरफेस एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसका, सोल्यूट का, सरफेस एक्सेस ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर इज सरफेस एक्सेस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सिग्मा मीन सरफेस एरिया, एरिया डिवाइडेड बाय एरिया मींस ये पूरी टर्म, जिसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ n2 माइनस n2 नॉट अपॉन n1 नॉट n1 अपॉन सिग्मा, जो कि किसके इक्वल था, जो कि इक्वल था माइनस डी गामा अपॉन dμ2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि सारा कुछ कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो इस टर्म को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, माइनस दिस होल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज जिस टाइम पे हम ये सब नोट कर रहे हैं सारी वैल्यूज कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। नाउ ये न्यूमरेटर हमारे पास है सरफेस एक्सेस ऑफ सोल्यूट, डिनोमिनेटर हमारे पास है एरिया। तो ये पूरी टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगी, पूरी टर्म यानी कि लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करेगी सरफेस एक्सेस ऑफ सोल्यूट पर यूनिट एरिया, राइट, सरफेस एक्सेस ऑफ सोल्यूट पर यूनिट एरिया। और इस पूरी टर्म को ही हमने रिप्रेजेंट किया है टाउ 2 से, इस पूरी टर्म को रिप्रेजेंट किया टाउ 2 से, विच इज इक्वल्स टू माइनस करली गामा अपॉन करली μ2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज ये सारी ऑब्जर्वेशन सारा कुछ हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बट अभी भी हम अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंचे, बिकॉज रिजल्ट जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था वो डिफरेंट था, राइट, दिस रिजल्ट इज डिफरेंट। तो यहाँ तक आने के लिए हमने क्या, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस μ2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पता है कि जो μ2 होता है, विच इज केमिकल पोटेंशियल, दिस इज μ2 स्टार प्लस RT लोन A2, राइट। और यहाँ पे μ2 स्टार मींस इस सोल्यूट का केमिकल पोटेंशियल है, बट प्योर सोल्यूट का है। और यहाँ पे A2 मींस एक्टिविटी ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमें यहाँ से dμ2 की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से ये वाला क्योंकि प्योर का है, कांस्टेंट टर्म है, ये तो हो जाएगा 0, प्लस हमारे पास क्या बचेगा RT डी लोन A2, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया डिफरेंशिएट करके
इसको अगर मैं फर्दर डिफरेंट इसको सॉल्व करें तो डी लोन A2 मीन्स 1/A2 dA2, राइट तो ये हमारे पास वैल्यू होगी डी म्यू टू की। इसको मुझे सरफेस एक्सेस में पुट करना है विच इज माइनस करली गामा अपॉन करली म्यू टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं इस डी म्यू टू की जगह ये वाली टर्म पुट कर दूं तो हमारे पास आएगा करली गामा अपॉन RT अपॉन A2 dA2, राइट इसको अगर मैं इस टर्म को थोड़ा सा और रीअरेंज कर दूं तो मेरे पास आएगा माइनस A2 अपॉन RT, बिकॉज ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, और यहाँ पे आएगा करली गामा अपॉन करली A2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आता है सरफेस एक्सेस पर यूनिट एरिया का विच इज माइनस A2 अपॉन RT, राइट डी करली गामा अपॉन करली A2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम एक assumption लेके चलेंगे कि अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है हमारा डाइल्यूट है, और अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन को यूज कर रहे हैं, इफ हमारा जो इफ सोल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है उस केस में हम एक्टिविटी को रिप्लेस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ इन केस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशंस, बिकॉज हमें पता है एक्टिविटी जो होता है वो गामा सी के इक्वल होता है। गामा इज एक्टिविटी कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू 1 होती है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशंस। डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है, राइट तो एक्टिविटी को हम कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास मॉडिफाई होके क्या आ जाएगा कि टाउ टू इज इक्वल्स टू माइनस C2 अपॉन RT curly gamma upon curly C2 at constant temperature. So this is the most important result जो कि हमारे पास CSIR नेट और गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको एज इट इज मेमोराइज करना चाहिए हमें, और इसमें हर टर्म का मतलब हमें पता होना चाहिए कि टाउ टू क्या होता है। टाउ टू इज सरफेस एक्सेस पर यूनिट एरिया, C2 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, गामा इज सरफेस टेंशन, राइट और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर गिब्स थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन और इसकी डेरिवेशन। बेसिकली ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखना है। दूसरी चीज की जो बेसिकली टाउ टू होती है वो माइनस करली गामा अपॉन करली म्यू टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर होती है, बिकॉज डेरिवेशन से हम यहाँ तक आए थे, फिर हमने डी म्यू टू की वैल्यू निकाली थी इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, फिर हमने असम्पशन लेके सोल्यूशन डाइल्यूट है। सो बेसिकली दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन एंड द डेरिवेशन। आई होप ये लेक्चर आज का आप सबको क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हो। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।